वेलकम बैक एवरीवन। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सम इम्पोर्टेंट बोटेनिकल गार्डन्स के बारे में। तो इन इम्पोर्टेंट बोटेनिकल गार्डन्स के अंदर आता है रॉयल बोटेनिकल गार्डन केव इंग्लैंड, रॉयल बोटेनिक गार्डन सीपुर कलकत्ता, रॉयल बोटेनिकल गार्डन लखनऊ, लॉयड बोटेनिकल गार्डन दार्जिलिंग, सहारनपुर बोटेनिकल गार्डन सहारनपुर एंड लालबाग गार्डन बेंगलोर। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के 6 गार्डन्स है जिसके अंदर हम वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट आता है रॉयल बोटेनिकल गार्डन केव इंग्लैंड। ये गार्डन है, ये दुनिया भर में एक स्मारकीय संस्थान यानी मोन्यूमेंटल इंस्टीट्यूट है जिसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में नामित किया गया है। ये जो उद्यान है, ये जो गार्डन है, 250 एकड़्स के क्षेत्र में फैला गया है। इवन इससे ज्यादा ये फैला हुआ है। इसके अंदर आधुनिक सुसज्जित प्रयोगशालाएं एंड बहुत सारी ऐसी रेयर कलेक्शंस की बुक जो है पाई जाती है। ये जो गार्डन है वास्तव में सर हेनरी कैपेल द्वारा एक निजी उद्यान के रूप में इसको शुरू किया गया था। इनकी मृत्यु जो है ये 1696 के अंदर हो गई थी। इसके बाद रॉयल बोटेनिक गार्डन का विकास 1759 के अंदर शुरू हुआ था और विलियम एटन ने क्या किया, आइटन ने इसके अधीक्षक के रूप में पदभार संभाला था। आइटन ने 5500 से भी अधिक प्रजातियों को कवर करते हुए एक सीरीज जो है वो पब्लिश की गई थी, हॉर्टिस कैवेंसिस। हॉर्टिस कैवेंसिस ये सेकंड था। पहला जो है WP ट्यूरिल ने प्रकाशित किया गया था। इसके बाद ये जो ये आइटन है, इनके बेटे WT आइटन ने क्या किया, 1810 के अंदर इसको और संशोधित किया गया और इसके अंदर और ज्यादा नए पौधे यहाँ पे शामिल किए गए एंड इसको फिर से पब्लिश किया गया। सर विलियम जैक्सन हुकर ने 1841 के अंदर केव गार्डन का निदेशक नियुक्त किया गया। इनकी देखरेख में बगीचे का आकार 250 एकड़ से अधिक हो गया। एक बड़ा यहाँ पे लार्ज फार्म हाउस है, हर्बेरियम है, लाइब्रेरी है, इसकी स्थापना की गई। JD हुकर एंड WJ हुकर इसके पुत्र थे। ठीक है, JD हुकर के जैक्सन हुकर के पुत्र जो है WJ हुकर थे। इन्होंने क्या किया, 1865 में केव के निदेशक के रूप में अपने पिता के उत्तराधिकारी बनी। इन्होंने बगीचे में रेडोडेंड्रोन को जोड़ा यानी रेडोडेंड्रोन्स को उगाया और इसके अलावा जोर्डरेल लेबोरेटरी यहाँ पे बनाई एंड नॉर्थ गैलरी का निर्माण किया। इन्होंने बेंथम के साथ मिलकर, ठीक है, हम बेंथम एंड हुकर की क्लासिफिकेशन मिलते हैं तो उसी हुकर की हम बात कर रहे हैं। तो बेंथम के साथ मिलकर इन्होंने विश्व प्रसिद्ध जेनरा प्लेंटेरम का प्रकाशन किया। इन्होंने फ्लोरा ऑफ द ब्रिटिश इंडिया का भी प्रकाशन किया एंड थिल्स्टन डायर ने 1887 के में केव बिल्टन का प्रकाशन इसका शुरू कर दिया गया था। इन्होंने बगीचे में एल्पाइन हाउस हो गया, ठीक है, एल्पाइन हाउस हो गया, रोज गार्डन हो गया, बैम्बू गार्डन हो गया, लिली पॉन्ड हो गया, ये सब यहाँ पे इंक्लूड किए। तो ये जो है ये था रॉयल बोटेनिकल गार्डन केव इंग्लैंड के अंदर। सेकंड टाइप का गार्डन आता है रॉयल बोटेनिक गार्डन सीपुर कलकत्ता के अंदर है। ये जो गार्डन है ये 1778 के अंदर कलकत्ता के पास सीपुर में लेफ्टिनेंट कर्नल रॉबर्ट किड द्वारा स्थापित किया गया था। यह गार्डन जो है रॉयल बोटेनिक गार्डन के रूप में पहले ये निदेशक भी बने। उद्यान की स्थापना का मुख्य उद्देश्य न केवल जो रेयर स्पीसीज हैं उनको कलेक्ट करने का, बल्कि जो क्रॉप प्लांट्स हैं और कैश क्रॉप्स हैं उनको भी इंट्रोड्यूस करने का, उनको भी लोगों के अंदर वहां के जो निवासियों हैं उनको परिचय देने का कि ये फायदेमंद साबित हो सकते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक जरूरतों को पूरा करने के लिए यहाँ पे मसाले या फिर स्पाइसेस भी उगाए जाते थे। कंपनी के जहाजों की मरम्मत के लिए यहाँ पे टीक के वृक्ष भी उगाए जाते थे। बगीचे में दुनिया के उष्ण कटिबंधीय पौधे यानी ट्रॉपिकल प्लांट्स का काफी अच्छा यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे ट्रीज सब स्पीसीज की कुल संख्या 1500 है। इसके अलावा भी यहाँ पे कुछ हर्ब्स यानी जड़ी बूटियां या फिर ग्रासेस की भी असंख्य प्रजातियां मौजूद है। कई फर्नरीज जो है एंड ऑर्चिड हाउसेज है, यहाँ पे वैल्यूबल एक्सोटिक पाम्स है, यहाँ पे ऑर्चिड्स है, फर्न्स है, इनको सिस्टमेटिकली कल्टीवेटेड भी यहाँ पे किया जाता है। इसके अलावा बागवानी के प्रयोगों के अंदर यानी हॉर्टिकल्चर एक्सपेरिमेंट्स के अंदर ये क्या किया जाता है, इसका संचालन के लिए एक बड़ी नर्सरी भी वहां पे स्थित है।
उद्यान का मुख्य आकर्षण जो है, ठीक है, इस उद्यान का मुख्य आकर्षण महान बरगद का पेड़ है, ग्रेट बनियान ट्री है, जो कि 200 वर्ष से भी पुराना है यहाँ पे। और इसकी परिधि जो है ये 1332 फीट की है और ये 98 फीट लंबा है। पेड़ अब अपने मुख्य तने के बिना ही बढ़ रहा है और वहां एक भारतीय संग्रहालय यानी इंडियन म्यूजियम में वनस्पतिक का एक भारतीय सर्वेक्षण का अद्यतन यानी कि बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एक पुस्तकालय भी बना हुआ है, जो कि अप टू डेट एक लाइब्रेरी यहाँ पे बनी हुई है। सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम भी गार्डन के अंदर यहाँ पे स्थित है। इसके अलावा यहाँ पे बोटेनिकल सर्वे इंडिया का हेडक्वार्टर है और लेबोरेटरीज है, लाइब्रेरीज हैं, ऑफिसेज हैं। इसके साथ ही सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम भी है यहाँ पे और ये एक मूल्यवान अनुसंधान परिसर यानी कि एक रिसर्च कॉम्प्लेक्स बनाता है। हेडक्वार्टर हो गया बीएसआई का, वहाँ पे बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, लेबोरेटरीज होगी, लाइब्रेरीज होगी, ऑफिसेज हो गई, सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम यहाँ पे हो गया। तो ये एक ओवरऑल रिसर्च कॉम्प्लेक्स यहाँ पे फॉर्म करते हैं जिसमें रिसर्च यहाँ पे इजीली कंडक्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट गार्डन आता है नेशनल बोटेनिकल गार्डन, लखनऊ के अंदर है। ये जो गार्डन है ये पूर्व नाम सिकंदर बाग के तहत एक रियासत उद्यान के रूप में इसको शुरू किया गया था। वर्तमान में यह उद्यान जो है गोमती नदी के दक्षिण तट पर लगभग 75 एकड़ में फैला हुआ है। उद्यान को विकसित करने का श्रेय जो है संस्थापक निर्देशक प्रोफेसर के.एन. कोल और के बाद डॉक्टर टी.एन. खोसू को जाता है। विविध पौधों के समृद्ध संग्रह के अलावा इस उद्यान के अंदर पाम्स, फर्न्स, औषधीय पौधे, ऑर्चिड, कैक्टी, सजावट पौधों में माहिर है। ठीक है, ये सभी चीजें यहाँ पे पाई जाती है। गार्डन हाउस के अंदर एक विशाल हर्बेरियम, लाइब्रेरी, ग्रीन हाउस और प्रयोगशालाएं हैं जो साइटोलॉजी, पेलिनोलॉजी के क्षेत्र में शोध कार्य रिसर्च वर्क जैसे कि फिजियोलॉजी, टिश्यू कल्चर और मोर्फोलॉजी आदि के लिए यहाँ पे किए जाते हैं। और ये जो सब स्टेशन है, ये जो गार्डन है, ये 120 हेक्टेयर में है। आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पौधे यहाँ पे बड़े पैमाने में उगाए जाते हैं जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू ज्यादा है। यह सब स्टेशन ऊसर भूमि की प्रतिस्थापना यानी उसकी रिप्लेसमेंट के लिए भी रिसर्च यहाँ पे इसके अंदर किया जाता है। ऊसर भूमि क्या हो गई, जो यहाँ पे अनुपजाऊ भूमि है, उसको भी वापिस से उपजाऊ करने के लिए यहाँ पे रिसर्च किए जाते हैं। नेक्स्ट गार्डन आता है लॉयड बोटेनिकल गार्डन, दार्जिलिंग। यह उद्यान जो है कलकत्ता की ही एक ब्रांच है। रॉयल बोटेनिकल गार्डन कलकत्ता की ही एक ब्रांच है। यह पूर्वी हिमालय में लगभग 6000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, पूर्वी हिमालय के अंदर ये लगभग 6 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस उद्यान का नाम जो है विलियम लॉयड के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने 1878 में वर्तमान उद्यान की भूमि दान में दी थी। ठीक है, अब जो गार्डन बना हुआ है ये क्या किया गया था, इसकी भूमि जो है विलियम लॉयड ने दान की थी और इसी वजह से इनके नाम पर इस गार्डन का नाम पड़ा। यह लगभग अब 40 एकड़ के अंदर फैला हुआ है गार्डन। यह क्षेत्र जो है, गार्डन का क्षेत्र मोटे तौर पर 3 मुख्य वर्गों में विभाजित होता है। सबसे ऊपर आता है अपर इंडिजियस सेक्शन, ठीक है, अपर इंडिजियस सेक्शन, एंड सेकंड आता है लोअर एक्सोटिक सेक्शन रिप्रेजेंटिंग मैनी स्पीसीज फ्रॉम द टेम्परेट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अलग अलग जगह से यहाँ पे दुनिया के समशीतोष्ण भागों से कई प्रजातियों का प्रतिनिधित्व करने वाले यहाँ पे क्या होते हैं, एक्सोटिक सेक्शन यहाँ पे बनाए हुए हैं। एंड विविध खंड है जिसके अंदर मिसलेनियस सेक्शन है, जिसके अंदर मिसलेनियस टाइप के प्लांट यहाँ पे पाए जाते हैं। इस उद्यान के अंदर विश्व के लगभग 13 विभिन्न देशों में से समशीतोष्ण वनस्पतियां यानी टेम्परेट फ्लोराज का प्रतिनिधित्व किया गया है, जिनमें से 50% तो हिमालय के सामान्य स्वदेशी पौधे हैं, इंडिजियस प्लांट है। बाकी जो है विदेशी प्रजातियां हैं, जैसे कि जापान से 14%, उत्तरी अमेरिका से 7%, ऑस्ट्रेलिया से 6%, चाइना से 5%, मलाया से 4%, यूरोप से 4%, दक्षिण अमेरिका से 3%, एंड ट्रॉपिकल एशिया जो है उससे भी 3%, मध्य अमेरिका है उससे 2%, ब्रह्मा से 1%, अफ्रीका से 0.5% यहाँ पे इंक्लूडेड है। 50% यहाँ पे इंडिजियस स्पीसीज है, 50 इसके अलावा यहाँ पे क्या है, उसके अलावा विदेशी प्रजातियां यहाँ पे पाई जाती है।
इसके अलावा भी यहाँ पे विशाल ऑर्चिड हाउस है, यहाँ पे पाया जाता है, और इस हाउस के अंदर लगभग 12,000 से अधिक स्पेसिमेंस पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के आवासों का, यानी ऑर्चिड की जो अलग अलग टाइप की डिफरेंट हैबिटेट्स हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। शंकुधारी खंड हो गई, कॉनिफरस सेक्शन में 45 से भी अधिक प्रजातियां यहाँ पे समृद्ध हैं। सबसे आकर्षक ऑस्ट्रेलियाई कैलिट्रीज यहाँ पे पाया जाता है, जिसके अंदर सदाबहार नीले पत्ते यानी कि ब्लीस फोलिएज यहाँ पे पाया जाता है। इस उद्यान में एक छोटा सा हर्बेरियम भी है, जिसमें 30,000 हर्बेरियम स्पेसिमेंस इंक्लूडेड है। पूर्वी हिमालय की लगभग सभी समान प्रजातियों के पौधों का प्रतिनिधित्व यहाँ पे किया गया है, और इन सब को बेंथम एंड हुकर की सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे अरेंज किया गया है, यहाँ पे वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट टाइप का गार्डन आता है सहारनपुर बोटेनिकल गार्डन। सहारनपुर बोटेनिकल गार्डन सबसे पुराने वनस्पति उद्यानों में से एक है। यह 1779 के अंदर शुरुआत इसकी हुई थी, और ये शुरुआत जो है मुस्लिम शासक जबीता खान ने सहारनपुर के एक बगीचे के रखरखाव के लिए वहां के 7 गांवों का जो राजस्व है उसको खर्चा करने का, उसके मेंटेनेंस के लिए, इस गार्डन के मेंटेनेंस के लिए इसको खर्चा करने का जो है फैसला किया। इसके बाद इसको 1887 के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया। लेकिन जब बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई तो यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे वनस्पतियों और जीवों के अध्ययन के लिए, यानी कि जो वहाँ के उस एरिया के फ्लोरा है एंड फोना है, फ्लोरा यानी कि उस रीजन के जो प्लांट्स है, फोना यानी उस रीजन के जो एनिमल्स है, उनके ऊपर क्या किया गया, उनके सर्वेक्षण का ये केंद्र बन गया। ये जो उद्यान है ये लगभग 40 एकड़ के क्षेत्र में लीनियन उद्यान और कृषि और बागवानी नर्सरी के लिए वर्गों के साथ ये जो है इंक्लूडेड है, इसको कवर करता है। शुरुआत में इस बगीचे में क्या किया गया था, अमेरिका से प्राप्त कई पौधे जैसे कि आलू, तंबाकू, पाइन, सेब, अमरूद, मिर्च, पपीता, सपोटा इत्यादि को उगाया गया। बाद में 1876 के अंदर इस उद्यान को इसका डिटोरेशन होना स्टार्ट हो गया, खराब होने की प्रक्रिया में था। दूथी इसका फिर अध्यक्ष नियुक्त किया गया और इन्होंने कार्यभार संभाला। इन्होंने क्या किया, जो यंग जो लोग हैं उनके स्टाफ के, उनको चयनित किया और उनको क्या किया, उनको प्रशिक्षित किया पौधों के संग्रह के लिए, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ पे क्या हुआ, गंगा के मैदानों के वनस्पतियों का संकलन यहाँ पे किया गया। सहारनपुर में मोसेस का भी संग्रह पश्चिम हिमालय, वेस्ट हिमालय की समृद्ध वनस्पतियों का प्रतिनिधित्व करता है। औषधीय पौधों के परिचय और अनुकूलन सहित कई उल्लेखनीय शोध यहाँ पे किए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है लालबाग गार्डन बेंगलोर। यह उद्यान अपने लेआउट, भव्यता और रखरखाव के लिए, साइंस ब्यूटी के लिए पूर्व में सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अब ये जो गार्डन है लालबाग गार्डन बेंगलोर, 1995 के अंदर मार्शल टीटो ने भारत का विजिट किया गया था और इन्होंने टिप्पणी की कि भारत एक बगीचा है और लालबाग इसका दिल है। इस उद्यान में दुनिया के अधिकांश हिस्सों से एडिबल, मेडिसिनल, ऑर्नामेंटल और इकोनॉमिक प्लांट्स जो है, इकोनॉमिक वैल्यू वाले प्लांट्स यहाँ पे उगाए जाते हैं। एच.सी. जयराजा इस उद्यान के पहले भारतीय निदेशक थे। 1951 में एम.एच. मावी गौड़ा उद्यान के अधीक्षक बने और इसके सौंदर्य और वैज्ञानिक रुचि के स्थान से इसको डेवलप किया, इसको विकसित किया। अब ये उद्यान जो है लगभग 240 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। तो यहाँ पे हमने सम इम्पोर्टेंट बोटेनिकल गार्डन जैसे कि सारे टाइप के गार्डन्स के बारे में डिस्कस कर लिया है। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें क्या लर्न करना है, तो ये गार्डन कहाँ पे है, ठीक है, इसकी लोकेशन क्या है, कितने एरिया में ये बना हुआ है, इसके अलावा इसके अंदर मेन अट्रैक्शन क्या है, क्या यहाँ पे मेनली यहाँ पे जो है वो लोगों को अट्रैक्ट करता है, साथ में ही यहाँ पे किस टाइप की रिसर्च जो है वो कैरी आउट होते हैं, एंड यहाँ पे क्या क्या चीजें उगाई जाती है, कौन कौन सी स्पीसीज उगाई जाती है, और जैसे कि मेडिसिनल वैल्यू क्या है, इकोनॉमिक वैल्यू क्या है, तो ये सब चीजें जो है यहाँ पे इंक्लूड करनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से।
तो यहाँ पे हमने बोटेनिकल गार्डन्स के बारे में डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे हर्बेरियम का फंक्शन एंड इंपॉर्टेंट हर्बेरिया के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, इन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।